ओम। स्वामी ब्रह्ममुनि आत्मचरित्र अध्याय चौथा खंड तीसरा। महाभाष्य व्याकरण के अध्ययनार्थ काशी जाना। तीतरों से मैं बनारस महाभाष्य व्याकरण पढ़ने को चला गया। बनारस के संबंध में सुना था कि वहाँ आर्य समाजी विद्यार्थी को झूठ बोलकर और अपने को छिपाकर पढ़ना तथा क्षेत्रों में रहना पड़ता है। सीताराम सीताराम करना, मंदिर में घंटा बजाना, मस्तक आदि अंगों पर भांति भांति के तिलक छाप लगाना होता है। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब मूल में ही पाप होगा तब आगे मेरा क्या बनेगा। अतएव मैं न क्षेत्रों में रहूँगा न क्षेत्रों में रोटी खाऊँगा। अतः मैं काशी आर्य समाज में जा ठहरा और आर्य घरों में से एक एक रोटी की भिक्षा मांग खाकर वहाँ अध्ययन करता रहा। यदि किसी पंडित ने पूछा आर्य समाजी हो तो मैं कह दिया करता था कि हाँ, मैं आर्य विद्यार्थी हूँ। एक विद्वान के पास मैंने पढ़ने, कदाचित मीमांसा पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने पूछा आर्य समाजी हो, तो मैं आर्य विद्यार्थी हूँ ऐसा उत्तर देने पर उन्होंने पढ़ाने से इनकार कर दिया था। अस्तु, काशी में श्री पंडित देवनारायण जी तिवारी बड़े प्रसिद्ध वैयाकरण थे। तिवारी जी नाम से बोले जाते थे। उनसे लगभग पौन भाग 3/4 महाभाष्य व्याकरण मैंने पढ़ा। पंडित तिवारी जी मुझ पर प्रसन्न थे। कोई उनसे मेरी शिकायत करता था कि यह आर्य समाजी है तो वह कह दिया करते थे कि अच्छा है, आर्य समाजी है तो संध्या करके आता होगा। सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय कभी कभी अनुवृत्ति की टटोल में जब तिवारी जी पढ़ जाते थे तो मैं कह उठता था कि अमुक सूत्र से अनुवृत्ति आती है, तो वे अति प्रसन्न हो जाते थे। कभी कभी सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते हुए श्री विरजानंद जी की प्रशंसा करने लगते थे। अच्छा हुआ विरजानंद जी ने सिद्धांत कौमुदी पर जूते लगवाए, पुराणों में आए अशुद्ध प्रयोग पर फक्की का घड़ दी। यह नहीं कह दिया कि पुराण का प्रयोग अशुद्ध है, व्यर्थ अनार से भार बढ़ाया, तभी तो विरजानंद जी ने जूते लगवाए। महाभाष्य व्याकरण से अतिरिक्त अध्ययन। काशी वेद विद्यालय में श्री पंडित दुंडीराज जी शास्त्री दाक्षिणात्य विद्वान से न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य लगभग पौन और पिंगल छंद शास्त्र पूर्ण पड़ा था। उस समय महात्मा गांधी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग आंदोलन बल पकड़ रहा था। सर्वत्र पठन पाठन बंद हो गया था। अतः मैं काशी से चला आया। तब मैं काशी में केवल 9 मास ही पढ़ सका। इतने काल में पौन महाभाष्य व्याकरण, पौन न्याय दर्शन, वात्स्यायन भाष्य सहित और पूर्ण पिंगल छंद पढ़ सका। अपने उक्त पढ़ने के साथ साथ काशी में किन्हीं को अष्टाध्यायी पढ़ाता भी रहा, जिन्होंने कि मेरी प्रेरणा से कौमुदी पढ़ना छोड़ दिया था। उन्हें अष्टाध्यायी पढ़ लेने से अष्टाध्यायी पर महती श्रद्धा हो गई थी। कश्मीर पदयात्रा। काशी में महाभाष्य आदि पढ़ लेने के अनंतर कश्मीर जाने का विचार हुआ। जम्मू तक रेल में गया, पुनः वहाँ से एकाकी ही पैदल कश्मीर के लिए चल पड़ा। कश्मीर के लिए मेरी यह प्रथम बार यात्रा थी। आधे चैत्र ही प्रस्थान कर दिया, जबकि कश्मीर जाने का मार्ग भी न चुना था न खुला था, रास्तों पर बर्फ पड़े रहने से। जिस पर मैं 4 वर्ष से शरीर के ऊपर कुर्ता भी न पहनता था, केवल धोती का आधा टुकड़ा नीचे पहनता और आधा टुकड़ा ऊपर ओढ़ता था। नीचे बिस्तर और ऊपर कंबल भी न रखता था।
न ही पैरों में जूता चप्पल खड़ाऊ थी और न सिर पर टोपी छाता लगाता था। केवल एक लंबा आसन, एक दंड, एक लोटा और 2-4 पुस्तकें ही साथ थी। जम्मू से उदयपुर आया, वहाँ से भूलकर पुरानी पगडंडी पर पड़ गया। 6-7 मील चलकर पगडंडी गुम हो गई। नीचे वेगपूर्ण गहरी नदी, ऊपर जंगलयुक्त पर्वत शिखर थे। पैर रखने को भी स्थान न मिला। भय था कहीं नदी में न लुढ़क पड़ूं। जैसे तैसे पर्वत के साथ लेटा लेटा सा घास को पकड़ पकड़ पत्थरों को चिपट चिपट कर गुम पगडंडी को पार किया। साथ ही उसी दिन मार्ग में कुछ वर्षा हो जाने से भीग सा गया था। रात्रि को बटोत या बटोती पहुंचा। बाजार बंद था, खाने को कुछ न मिला। एक दुकान के बराबरी में बैठ गया। भूखा तो था ही, साथ वर्षा की बौछारों और ऊंचे ऊंचे चील के वृक्षों में गूंजते हुए वायु के झोंकों से ताड़ित हुआ। अकेले ने और ठंड को सहते प्राणायाम और ओम का जप करते हुए बैठे बैठे रात्रि व्यतीत की। प्रातः होने पर अनुभव किया, मेरा समस्त शरीर जकड़ गया, मानो रक्त जम गया। कोई भी अंग हिल सकने योग्य न रहा था। ऐसा शीत कभी नीचे देश में शीतकाल में भी नहीं प्रतीत हुआ था। वह रात्रि 14 अप्रैल की थी, जो शीतानुभूति के कारण सदा स्मरण रहेगी। अस्तु, प्रातः होते ही मैं दुकानदार से कहा, मेरा शरीर ठिठुर गया है, थोड़ी अग्नि जला दो तो मैं शरीर सेक कर आगे मार्ग चलूं। उसने दिया सलाई दी। डब्बी फेंक कर कहा कि बाहर कूड़ा पड़ा है, उसे जलाकर सेक लो। परंतु मेरा शरीर तो हिल सकने योग्य था ही नहीं, किंतु क्या किया जावे। धीरे धीरे बैठा बैठा खिसकता हुआ कूड़े तक पहुंचा, उसे जलाया, शरीर सेका तो आगे मार्ग चलने योग्य बना, तो रामवन की ओर चल पड़ा। रामवन से आगे मार्ग बन रहा था। पर्वत गिर पड़ा था। सारे मार्ग में कंकर पड़े हुए थे। कंकरों वाला मार्ग होते हुए भी मैं नंगे पैर रामवन से रामसुख होते हुए वानहाल एक दिन में 28 मील चला गया। वानहाल के ऊपर 4-4 फुट का बर्फ आया। उस पर नंगे पैर चलते हुए फिसलते हुए आगे बढ़ा और खन्नाबल होते हुए श्रीनगर पहुंच गया। कश्मीर पहुंचकर वहां के अनेक प्रसिद्ध स्थानों को देखा। उस समय मैं लगभग 27 वर्ष का हूँगा। चरखा काटकर अत्यंत सूक्ष्म धागे पर पुरस्कार प्राप्ति। लगभग 28 वर्ष की आयु में चरखे पर सूत काता। 4-5 दिन में ही इतना सूक्ष्म धागा काता कि जिसका परिमाण एक रत्ती भर रुई में 50 गज धागा रखा। जालंधर आया। वहाँ आर्य समाज जालंधर का वार्षिक उत्सव हुआ। उस समय श्री लाला देवराज जी, प्रधान कन्या महाविद्यालय जालंधर ने मेरे काते हुए धागे को हाथ में लेकर उत्सव में कहा कि यह धागा इतना सूक्ष्म काता है कि मैं इसे बिना ऐनक के नहीं देख सकता। तुरंत एक सज्जन ने 10 रुपये मेरे लिए पुरस्कार दिए, जो मैंने उसी समय कन्या महाविद्यालय को प्रदान कर दिए थे। कुछ दिनों के पश्चात काशी में बाबू शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ भी बारीक धागा काट कर दिखलाया था। जामपुर जिला डेरामाजी खां में एक चरखा 5 तकली वाला पैरों से चलने वाला भी मैंने बनाया था, परंतु वहाँ रबर कमानी चीनी की बनी सूत निकालने
का हस्तनाली न मिल सकने से धागे टूट जाते थे। उस समय वहाँ लाहौर से एक अंग्रेज चरखा देखने को आया था। उसने मुझे लाहौर आने का निमंत्रण दिया था, मैं नहीं गया। फिर मैं वहाँ से चला आया। मेरे पीछे उस चरखे को कोई सब ओवरसियर ने ले गए। कुछ सोचकर स्वयं बुनने का साधन बनाकर नमूने के रूप में कपड़े की एक पट्टी भी बुनी।